नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। सरकार ने प्रारूप विद्युत संशोधन विधेयक 2021 में से कई धाराएं हटाईं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट। वैज्ञानिकों ने प्रजनन करने में सक्षम पहला जीवित रोबोट विकसित किया है। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। उच्चतम न्यायालय ने निचली न्यायपालिका में आरोपी को जेल की बजाय जमानत को बढ़ावा देने के लिए मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर शिक्षा क्षेत्र से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों के महत्व को रेखांकित किया गया है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN ये पढ़ने, लिखने और गणित में बुनियादी कौशल को दर्शाता है। ये कक्षा 3 के अंत तक एक मूलभूत पाठ को पढ़ने और समझने एवं सरल गणितीय गणना करने की क्षमता को भी व्यक्त करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी कि निपुण भारत दिशा निर्देश भी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के महत्व को प्रकट करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष के बारे में। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में FLN की समग्र स्थिति पर एक सूचकांक प्रस्तुत किया गया। सूचकांक में 5 स्तंभ शामिल हैं: शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, अधिगम परिणाम और अभिशासन। छोटे और बड़े राज्यों में सर्वाधिक अंक प्राप्त राज्य केरल और पश्चिम बंगाल हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में मिजोरम शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। इन 5 स्तंभों में राज्यों ने विशेष रूप से अभिशासन में खराब प्रदर्शन किया है। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं, जैसे कि FLN पर केंद्रित निवेश के साथ बजट आवंटन में वृद्धि करनी चाहिए, महिला और बाल विकास एवं शिक्षा मंत्रालय के बीच समन्वय का संरेखन करना चाहिए, 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला मॉडल लागू करना होगा जिसमें एक कार्यकर्ता शिक्षा घटक के प्रति समर्पित होगा, वर्तमान कोविड परिदृश्य में प्रारंभिक ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना आदि। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के कई प्रभाव होंगे, जैसे कि अपराध में कमी आएगी, किशोर गर्भावस्था के मामलों में कमी आएगी, उच्च आय होगी, वृद्धिशील उत्पादकता होगी, आम जन सामाजिक रूप से उत्तरदायी होंगे, बेरोजगारी में कमी आएगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बाल श्रम में कमी आएगी और स्वास्थ्य देखभाल में कम लागत आएगी। अगली खबर विद्युत क्षेत्र से। सरकार ने प्रारूप विद्युत संशोधन विधेयक 2021 में से कई धाराएं हटाई हैं। प्रारूप विधेयक का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश गतिविधियों को कमजोर करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करना है। आपको बता दें कि सभी विद्युत वितरण कंपनियों का संयुक्त राजस्व घाटा 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया था। विधेयक के प्रारूप में शामिल प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो ये निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं को राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत डिस्कॉम्स के साथ अनुबंध करने और प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए विद्युत वितरण व्यवस्था को लाइसेंस मुक्त करता है। ये केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा नीति तैयार करने का अधिकार प्रदान करता है। ये क्रॉस सब्सिडी में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का प्रावधान करता है। इस विधेयक में नवीकरणीय खरीद उत्पाद यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन RPO सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य आयोगों से केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि कई राज्यों ने प्रारूप विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में चिंताओं को भी रेखांकित किया है, जैसे कि प्राइवेट अभिकर्ताओं के प्रवेश से चेरी पिकिंग हो सकती है। निजी अभिकर्ता केवल वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करेंगे, न कि आवासीय एवं कृषि उपभोक्ताओं को। RPOs की पूर्ति करने में विफलता के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जरूरत है। अब सरकार ने कई हितधारकों द्वारा आपत्तियां प्रकट किए जाने के बाद प्रारूप विधेयक के कई खंडों को हटाने का निर्णय लिया है।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी पीडीपी विधेयक पहली बार वर्ष 2019 में प्रस्तावित किया गया था और इसे परीक्षण के लिए जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी वर्ष 2019 से रिपोर्ट पर विचार कर रही है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कई बार जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है। पीडीपी विधेयक व्यक्तियों के निजी डेटा की सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक ढांचा तैयार करता है। साथ ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना करता है। पीडीपी विधेयक में शामिल प्रमुख शब्दावलियां हैं। डेटा प्रिंसिपल, ये वो व्यक्ति होता है जिसके पास डेटा होता है। डेटा न्यासी, ये वो इकाई है जो डेटा के प्रसंस्करण के अनुमत तरीकों को संग्रहित, नियंत्रित और परिभाषित करती है। डेटा प्रसंस्करण, ये वो इकाई है जो डेटा न्यासी द्वारा एकत्र किए गए डेटा का प्रसंस्करण करती है। व्यक्तिगत डेटा, ये पहचान की विशेषताओं, लक्षणों या गुणों से संबंधित है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान के लिए किया जा सकता है। गैर व्यक्तिगत डेटा में समेकित डेटा शामिल होता है जिसके माध्यम से व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती है। आइए अब बात करते हैं संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बारे में। कानूनी रूप से पीडीपी विधेयक का नाम बदलकर डेटा संरक्षण विधेयक किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा के लिए एकल डीपीए स्थापित करना चाहिए। सरकार को विदेशी संस्थाओं के साथ संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा की एक मिरर इमेज सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में सीमा पार डेटा प्रवाह को प्रतिबंधित करना चाहिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करते हैं उन्हें प्रकाशकों के रूप में माना जाना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले कंटेंट के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। डेटा लीक के मामले में कंपनी द्वारा उल्लंघन के बारे में पता चलने के 72 घंटों के भीतर डीपीए को सूचित किया जाना चाहिए। डेटा उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों के प्रमुख को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि विशेष रूप से बच्चों के डेटा के साथ कार्य करने वाले डेटा न्यासी को स्वयं को डीपीए में पंजीकृत कराना होगा। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने प्रजनन करने में सक्षम पहला जीवित रोबोट विकसित किया है। विश्व के पहले जीवित रोबोट को जेनोबॉट्स नाम दिया गया है। इसे अफ्रीकी पंजे वाले मेंढक यानी जेनोपस लाविस की स्टेम कोशिका से बनाया गया है। जेनोबॉट्स की चौड़ाई 1 मिलीमीटर से भी कम है। ये चलने में सक्षम है और समूहों में एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्वयं अपना इलाज भी कर सकते हैं। स्टेम सेल्स विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। अब वैज्ञानिकों ने स्वप्रतिकृति बनाने में सक्षम जीवित रोबोट यानी जेनोबॉट्स के निर्माण के लिए जैविक प्रजनन के बिल्कुल नए रूप की खोज की है जो किसी भी जीव या पौधे से अलग है। शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के जीव में जेनोबॉट्स को व्यवस्थित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। क्लोनिंग के विपरीत इन कोशिकाओं को विभिन्न भ्रूणों से निर्मित किया गया है और ऐसे जीवों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जो उनकी मूल प्रजातियों के समान नहीं होते हैं। जेनोबॉट्स के संभावित अनुप्रयोगों की बात करें तो ये समुद्र और भूमि आधारित प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने में मददगार होगा। यदि जेनोबॉट्स को स्तनधारियों की स्टेम कोशिकाओं की मदद से बनाया गया है तो दृष्टि पाने के लिए लेंस बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन डैमेज का कारण बनने वाले प्लाक को साफ करने में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसके अलावा कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने और उन्हें समाप्त करने के लिए भी इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये विधेयक जैव विविधता के संरक्षण के लिए अधिनियमित जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ये जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के देशज और स्थानीय समुदायों के साथ उचित एवं संतुलित वितरण को भी सुनिश्चित करेगा। ये अधिनियम जैव विविधता अभिसमय और नगोया प्रोटोकॉल के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने का भी प्रयास करता है। इसके तहत प्रमुख प्रस्तावित संशोधनों की बात करें, ये वन्य औषधीय पादपों की कृषि को प्रोत्साहित करके और अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया एवं अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्रता की सुविधा प्रदान करके इन पादपों पर दबाव को कम करेगा। ये पंजीकृत आयुष चिकित्सा पेशेवरों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान रखने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिए उनकी जैविक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट प्रदान करता है। ये पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। ये स्थानीय समुदायों के साथ पहुंच और लाभ साझा करने के दायरे का विस्तार करेगा। इसमें कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है और कारावास के बदले जुर्माना आरोपित किया जाएगा। दंड निर्धारित करने
करने के लिए एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने निचली न्यायपालिका में आरोपी को जेल की बजाय जमानत को बढ़ावा देने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उच्चतम न्यायालय ने जमानत को प्रोत्साहित करने के विभिन्न निर्देशों के बावजूद निचली अदालतों द्वारा राहत देने में अनिच्छा प्रकट करने पर चिंता व्यक्त की है। भारत में अनुमानित 70% कैदी विचाराधीन कैदी हैं। इसकी वजह से जेलों में भीड़-भाड़, चिकित्सा में देरी, अस्वच्छ स्थितियां और कुपोषण जैसी समस्याएं विद्यमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो गिरफ्तारी नियमित तरीके से नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर महीने में विभिन्न श्रेणियों के अपराधियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें श्रेणी ए के तहत अपराध है 7 वर्ष या उससे कम के कारावास के साथ दंडनीय अपराध। इसमें जमानत का मानदंड ये रखा गया कि आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय वकील के माध्यम से पेश होने के लिए अभियुक्तों को सामान्य सम्मन जारी किया जाना चाहिए और अगर पेशी नहीं होती है तो पहले जमानती वारंट जारी किया जाए और बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। बी श्रेणी के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास के साथ दंडनीय अपराध को शामिल किया गया है। इसमें जमानत के मानदंड हैं। जमानत आवेदन का निर्णय आरोपी के न्यायालय में पेश होने पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर होगा। श्रेणी सी के तहत जमानत के लिए कड़े प्रावधान वाले विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय जैसे कि एनडीपीएस, पीएमएलए और यूएपीए आदि शामिल हैं। विशिष्ट कानूनों के तहत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त के साथ श्रेणी बी और डी के समान होगा। श्रेणी डी के तहत विशेष अधिनियमों द्वारा कवर नहीं किए गए आर्थिक अपराध शामिल हैं। इनके लिए जमानत का मानदंड है कि जमानत आवेदन का निर्णय आरोपी के न्यायालय में पेश होने पर गुण और अवगुण के आधार पर होगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भुला दिए जाने का अधिकार। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में भुला दिए जाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। केंद्र ने ये भी स्पष्ट किया है कि आरटीबीएफ निजता के अधिकार के तहत आता है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित मूल अधिकार है। आरटीबीएफ भारत में एक उभरती हुई अवधारणा है, जहाँ एक व्यक्ति ऑनलाइन पोस्ट को हटाने की मांग कर सकता है। इसमें एक शर्मनाक तस्वीर, वीडियो या समाचार लेख हो सकते हैं जिनमें उसके नाम का उल्लेख हो। ये किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और निजता के अधिकार की रक्षा करता है। ये इंटरनेट पर महिलाओं के हितों की रक्षा करता है और सामाजिक और आर्थिक अलगाव आदि से बचाता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रचार में विश्व के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में से एक है। ये पेरिस में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और यूरोपीय परिषद में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। ये प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कई निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, जिसके मुताबिक वर्तमान में विश्व भर में 488 मीडिया पेशेवर बंदी हैं। ये 25 वर्षों में सबसे ज्यादा हैं। इसके विपरीत पश्चिम एशिया में संघर्षों के सापेक्ष स्थायित्व की वजह से इस वर्ष हत्या किए गए पेशेवरों की संख्या सबसे कम थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मीडिया पेशेवरों के लिए सबसे खतरनाक देश मैक्सिको, अफगानिस्तान, यमन और भारत हैं। MIS प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल। MIS पोर्टल भूमि संसाधन विभाग ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करना है। पहले चरण में 1/1/2014 से शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कवर किया जाएगा। रैंकिंग से राज्यों के लिए विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे परियोजनाओं की गति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां स्पैक सूचीबद्ध शेल कंपनियां होती हैं। इन्हें गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनियों का अधिग्रहण करने के एकमात्र उद्देश्य से गठित किया जाता है और फिर बाद में उनका विलय कर दिया जाता है। स्पैक स्वयं व्यवसाय संचालन नहीं करती है। इनके द्वारा निजी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO के माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है। वर्तमान में स्पैक को भारत में IPO के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है। इन्हें ब्लैंक चेक कंपनियां भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि स्पैक्स के निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि उनकी पूंजी का उपयोग कहां और कैसे किया जाएगा।
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निजी भागीदारी के साथ एक SSLV का निर्माण कर रहा है। इसे वर्ष 2022 की पहली तिमाही में प्रक्षेपित किया जाएगा। SSLV एक 3 चरणों का पूर्ण ठोस ईंधन वाला यान है। इसमें 500 किलोग्राम भार तक के उपग्रह को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में और 300 किलोमीटर के उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी SSO में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। SSLV को छोटे उपग्रहों के लिए वैश्विक प्रक्षेपण सेवाओं के बाजार की मांग की आपूर्ति के लिए उच्च प्रक्षेपण आवृत्ति और त्वरित प्रतिवर्तन यानी टर्न अराउंड क्षमता के साथ एक लागत प्रभावी प्रक्षेपण यान के रूप में डिजाइन किया गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर की भविष्यवाणी। IMD एक शीतलहर को वायु के तापमान की उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसके संपर्क में आने से मानव शरीर पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ता है। शीतलहर के निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों की बात करें तो इसमें मैदानी अंचलों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे कम हो और उस अवधि के लिए तापमान सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो, या जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो, तब इसे मैदानी अंचलों में शीतलहर का नाम दिया जाता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसका मानदंड ये है कि जब न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से कम या उसके बराबर हो और जब न्यूनतम तापमान सामान्य डिग्री से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो। वहीं तटीय क्षेत्रों के लिए शीतलहर तब कहा जाएगा जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम या उसके बराबर हो और वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। ग्वादर बंदरगाह। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कार्य की प्रगति की पृष्ठभूमि में क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। ग्वादर बंदरगाह एक गर्म जल वाला गहरा समुद्री बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। ये एक प्राकृतिक हथौड़े के आकार का प्रायद्वीप बनाता है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में ईरान में ओमान की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह स्थित है। ये भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है और भारत के लिए व्यापार एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिलीपींस। टाइफून राय के फिलीपींस से टकराने की आशंका है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर के पूर्व में और फिलीपींस सागर के पश्चिम में स्थित है। ये चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाऊ, ताइवान और वियतनाम के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो स्थलाकृति में पहाड़ी क्षेत्र, सघन वन, ज्वालामुखी मैदान और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं जैसे कि ताल, मायोन, पिनाटुबो, बुलुसान आदि। और फिलीपींस का उच्चतम बिंदु है माउंट एपो तथा सबसे लंबी नदी है कागायन नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।